हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी चिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं थॉर 4 या फिर थॉर लव एंड थंडर के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पहले इसके रिव्यू के बारे में, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे आगे जाएंगे। तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन शुरू होगी मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से वीडियो देखना बंद कर सकते हैं क्योंकि उसमें होने वाले स्पॉयलर्स। पहले रिव्यू के बारे में बात करते हैं। रिव्यू में स्पॉयलर्स नहीं है तो आप बिंदास वाला पार्ट देख सकते हैं। तो डायरेक्ट रिव्यू से शुरू करते हैं। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चेकआउट करें मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिंड कमेंट में भी है। मैंने थॉर लव एंड थंडर का व्लॉग भी बनाया, तो प्लीज चेकआउट जरूर करना मेरा व्लॉगिंग चैनल पे। खैर, तो गाइस जो रिव्यू है फिल्म का, फिल्म डेफिनेटली वन टाइम वॉच तो है, थिएटर में जाके देखिए, बहुत मजा आएगा। फिल्म का म्यूजिक, टाइगा वाइटिटी की डायरेक्शन, विजुअल इफेक्ट्स, फाइटिंग सीक्वेंसेस एंड ऑब्वियसली कॉमेडी सीन्स, बहुत मजेदार सीन्स है। हाँ, फिल्म में ट्रेजेडी भी है, आप गौर कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा सिंपैथेटिक भी फील करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बिना स्पॉइलर अगर दिए आपको कुछ बताऊं गौर के बारे में, तो गौर को और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था। गौर का और भी टाइम होना चाहिए एमसीयू में। ये काफी डिसअपॉइंटमेंट लगी। प्लस इसी के साथ साथ कुछ जगह जोक्स ओवर द टॉप हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्ती के हैं, इतने अच्छे नहीं लगे एट सम पॉइंट। थॉर रैग्नारॉक इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट एमसीयू फिल्म्स, लेकिन थॉर रैग्नारॉक के लेवल की नहीं है फिल्म ये। वैसे कंपेयर करना दोनों फिल्म का टोटली गलत होगा क्योंकि थॉर रैग्नारॉक अलग फिल्म है, ऐसी कहानी अलग है। लेकिन स्टिल एज अ मूवी थॉर रैग्नारॉक ज्यादा बेटर थी थॉर लव एंड थंडर से। लव एंड थंडर बहुत ज्यादा क्विक है, कहीं पे भी पॉज नहीं होता है, आप कहीं पे बोर फील नहीं करेंगे, तुरंत तुरंत फिल्म आगे बढ़ती रहती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, जैसे ज़्यूस जो कैरेक्टर है उसको गूफी बना दिया है। कुछ कमियां रह गई, बट ओवरऑल डेफिनेटली वन टाइम वॉच है, आपको मजा तो काफी आएगा फिल्म देखने में। एंड थिएटर में हो सके तो जरूर जाके चेकआउट करिए। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको फिल्म कैसी लगी। ओवरऑल काफी मजेदार फिल्म है, मुझे पर्सनली पसंद आई। कुछ कमियां हैं, जोक्स ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, सबसे बड़ी कमी ये है। उसके साथ साथ गौर को और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था। ऐसा लग रहा था ये गौर फिल्म में इतना नहीं है जितना माइटी थॉर की कहानी ज्यादा चल रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों, गॉर इज डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म। क्रिश्चियन बेल नेल्ड इट एज गॉड द गॉड बुचर। मजा आ गया उनकी एक्टिंग और उनकी परफॉर्मेंस देख के, काफी अब भयानक लग रहे हैं एंड मजा आता है उनको जब स्क्रीन पे आते हैं। तो गाइस ये है मेरा रिव्यू फिल्म का। अब बात करते हैं सीधा फिल्म के एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ पे स्पॉइलर शुरू होने वाले हैं, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है गौर की कहानी से। हम यहाँ पे ये देखते हैं गौर की बेटी है, वो मर चुकी है स्टारवेशन से, और गौर की जो प्रजाति है वो सारे के सारे एलियंस और भी मरते जा रहे हैं। काफी बुरा हाल है उनके एलियंस का, वो अपने भगवान में मानते हैं। और गौर काफी दुखी है क्योंकि उसका परिवार अब जा चुका है, उसकी बेटी भी जा चुकी है जिसे वो बहुत प्यार किया करता था। तभी हम आगे ये देखते हैं कि दो गॉड्स के बीच में लड़ाई हुई है। एक है फ्लावर गॉड, जिनके गौर की जो पूरी प्रजाति है उनमें बहुत ज्यादा मानते हैं। फ्लावर गॉड की डेथ हो चुकी है। एंड दूसरे एक और गॉड है जिसने फ्लावर गॉड को मारा है। लेकिन गाइस कॉमिक्स में वो गॉड था नल, जिसने यहाँ पे दूसरे गॉड को मारा था। लेकिन इस फिल्म में उसको नल नहीं दिखाया, और जिसके थ्रू उसको मारा गया है वो है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि गौर उसी नेक्रो स्वॉर्ड को उठाता है और अपने गॉड को मार डालता है। उसको ये रियलाइज होता है कि गॉड्स थे वो बस हमारे लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं है, तो हमारे गौर की या फिर जितनी प्रजाति है उसके बारे में परवाह नहीं करते। अगर गॉड्स चाहते तो आज उनकी बेटी जिंदा होती, गौर की बेटी जिंदा होती, उसका परिवार जिंदा होता। गौर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन गॉड पे, और वो कसम खाता है कि वो जितने भी गॉड्स हैं सबको मार डालेगा। आगे हम फिर ये देखते हैं दोस्तों कि गौर बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उन सबको मारते जाता है, जितने भी बाकी वहाँ के लोग हैं गॉड्स हैं उन सबको मारते जाता है। इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, बस हमको पता चल जाता है कि गौर ने बाकी भी गॉड्स को मारा है। और धीरे धीरे जो गौर है वो डार्क कैरेक्टर बनते जा रहे हैं, वो काफी ईविल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आगे एंट्री होती है दोस्तों थॉर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक प्लैनेट है जहाँ पे गॉड ने ऑलरेडी हमला कर दिया है और जो उनके गॉड हैं उनको मार डाला है। तो बेसिकली उस प्लैनेट के पे कोई भी गॉड जिंदा नहीं है, तो वो जो प्लैनेट है उस पर इन्वेडर्स ने हमला कर दिया है। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर यहाँ पे साथ मिलके उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और अभी तक इस पॉइंट पे थॉर को गॉड द गॉड बुचर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। गाइस अब थॉर और गौर में कंफ्यूज मत हो जाना, या फिर अगर मैं कहीं पे गलत बोल दूं तो प्लीज आप खुद से समझ जाना क्या गौर है क्या थॉर है। ओके, आगे हम फिर ये देखते हैं दोस्तों कि थॉर डिसाइड करता है जो बाकी की जिंदगी आगे जिंदगी है वो खुद अपने बलबूते पे जिएगा और उसको आगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नहीं रहना। तभी फिर उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहां से चल जाते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का बहुत ही छोटा रोल है वहीं पर। तभी हम ये देखते हैं कि थॉर से खुश होकर बाकी जितने भी वहाँ के नेटिव लोग थे वो थॉर को यहाँ पे दो गोट्स देते हैं अपनी, टूथ गैशनर और टूथ ग्राइंडर, जो कि कॉमिक बुक्स में भी देखा है। तभी हम देखते हैं कि आगे लेडी सिफ की तरफ से एक सिग्नल मिलता है थॉर को
एंड वो बताती है गॉड द गॉड बचर के बारे में। और गॉड ने एक प्लैनेट पे फैलेगर द बेहेमिथ को भी मारा हुआ है। ये आप लोगों ने देखा होगा सीन ट्रेलर से, एग्जैक्ट कॉमिक बुक का यहाँ पे रेप्लिका बनाया गया है सीन को। अब जब ये थॉर देखता है कि इतने बड़े गॉड को भी किसी ने मार दिया, यानी गॉड ने मार दिया, तो थॉर भी यहाँ पे सोचता है कि चल क्या रहा है। दरअसल में थॉर को जो यहाँ पे सिग्नल मिला था वो लेडी सिफ की तरफ से मिला था, इसलिए वो लेडी सिफ को ढूंढते ढूंढते इस प्लैनेट पे पहुंचा था। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लेडी सिफ का अब एक हाथ नहीं है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ गॉर की वो लड़ाई की और गॉर ने उसका हाथ काट दिया। थॉर यहाँ पे लेडी सिफ को लेके पहुंचा अर्थ न्यू एसगार्ड की तरफ, और तब वहाँ पे वो देखते हैं कि गॉर ने अपने शैडो मॉन्स्टर्स के साथ हमला किया हुआ न्यू एसगार्ड में। ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं जेन फॉस्टर की। तो हमको ये पता चला कि जेन फॉस्टर को स्टेज 4 कैंसर है और उसको 6 महीने से बात पता है। अब उसको कौन सा कैंसर है ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ उसको कैंसर है और उसके पास वक्त बहुत कम है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है एरिक सेल्विक के साथ मिलके कि इसका क्योर ढूंढ सके, पर इसका क्योर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी बीच हमको काफ़ी चीज़ें पता चलती है। जेन फॉस्टर इसी बीच बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन गई। उसने एक किताब भी लिखी है वॉर्म होल्स के बारे में, एंड उस टाइम पे किताब का नाम दिया है फॉस्टर थ्योरी, काफ़ी फेमस बुक हो चुकी है। इसी के साथ हमको थॉर और जेन फॉस्टर के बारे में यही पता चलता है कि वो एक वक्त पे दोनों साथ में रहा करते थे बहुत सालों पहले, पर थॉर अक्सर बिजी रहता था, अपनी ड्यूटीज़ की वजह से हमेशा बिजी था, जेन को उतना वक्त नहीं दे पाया। इसलिए जेन फॉस्टर ने डिसाइड किया कि वो थॉर के साथ ब्रेकअप कर लेगी एक नोट लिख के। खैर हम आगे देखते हैं कि जेन जैसे रिसर्च करी होती है अपना कैंसर क्योर करने के लिए, उसके पास कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन तभी इसी बीच उसको म्यूनिर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे म्यूनिर उसको पुकार रहे। अब इसके पीछे भी कहानी ये है कि थॉर और जेन फॉस्टर जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो थॉर ने म्यूनिर से ये कहा था बहुत धीमी आवाज़ में कि हमेशा जेन फॉस्टर को प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे म्यूनिर की जिम्मेदारी बन गई थी कि कुछ भी हो जाए उसको जेन फॉस्टर को प्रोटेक्ट करना ही करना है, इसलिए म्यूनिर उसको पुकार लगा रहे ताकि जेन फॉस्टर उस तक पहुंचे। जेन एक टूर ग्रुप के साथ फॉलो करते करते पहुंचे न्यू एसगार्ड, एंड वहां पे एक जगह देखती है कि म्यूनिर के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब म्यूनिर के वहां पे टुकड़े कैसे पहुंचे, मे बी थॉर ने रखे, जो भी कुछ हुआ, बस वहां पे टुकड़े प्रेजेंट। वो जैसे उसके पास में जाती है वो देखती है कि म्यूनिर जुड़ जाता है। म्यूनिर ने यहाँ पे जेन फॉस्टर की प्रेजेंस फील करी और वो जुड़ के अब जेन फॉस्टर के पास चल जाता है, और अब म्यूनिर जेन फॉस्टर का है और जेन फॉस्टर बन चुकी है माइटी थॉर। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे थॉर म्यूनिर को और स्टॉर्म ब्रेकर को एज अ कपल ट्रीट करता है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। इसको भी हमको बीच बीच में जोक्स देखने को मिलते रहते। अब बात करते हैं वापस प्रेजेंट डे की। तो हम यहाँ पे देखते हैं न्यू एसगार्ड पे हमला हो चुका है, गॉड ने हमला किया है, एंड यहाँ पे हेमडेल का बेटा है एस्ट्रिड, और एस्ट्रिड को अपना नाम पसंद नहीं है तो उसने अपना यहाँ पे नाम रख दिया एक्सेल। इसी के साथ हेमडेल की एक वाइफ भी है जिसका नाम है ग्रेस। जब यहाँ पे गॉर हमला कर रहे हैं न्यू एसगार्ड पे, माइटी थॉर के बीच में कुछ बातचीत होती है, लेकिन अपनी बातचीत को बीच में ही रोक देते हैं क्योंकि इस वक्त गॉर से लड़ना जरूरी है, गॉर को रोकना जरूरी है। अब आगे होता ये है कि गॉर उस लड़ाई में हारने लगता है। जब गॉर समझता है कि मैं हार रहा हूँ तो वो शैडो मॉन्स्टर्स के जरिए वो एसगार्ड पे कुछ बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले आता है, इंक्लूडिंग एक्सेल, वही जो कि हेमडेल का बेटा है। और इसी के साथ यहाँ पे एक और कमाल की बात यह है कि एक्सेल के पास अपने फादर की सारी शक्तियां हैं, यानी कि वो थॉर को कहीं पे भी पहुंचा सकता है हेमडेल के जैसे, और वो थॉर को प्रोजेक्ट कर सकता है, फिर थॉर को वो लोकेशन दिखा सकता है कि एक्सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे उसके फादर किया करते थे। हमने थॉर रैग्नारॉक में भी देखा, वो थॉर को अपनी जगह पे लेके नहीं आ सकता फिजिकली, लेकिन वो ये बता सकता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। इसी के बाद हमको यहाँ पे हिंट भी मिलता है कि फ्यूचर में जाके एक्सेल हेमडेल की जगह ले लेगा और वो जितनी भी हेमडेल की ड्यूटी थी वो खुद से सारी पूरी करेगा। और एक्सेल की विजन की वजह से यहाँ पे थॉर समझ जाता है कि गॉर यहाँ पे बच्चों को लेके गया है शैडो रेल्म, जो कि एक काफी डरावना सा प्लैनेट है, और बच्चों को एक केज में बंद कर रखा है। थॉर को एक आर्मी की जरूरत है ताकि वो गॉर से मिलकर लड़ सके, क्योंकि गॉर बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे डिसाइड ये होता है, वल्कैरी हो गई, थॉर हो गया, जेन फॉस्टर एंड कॉर्ग, सारे के सारे एक साथ निकल पड़ते हैं ओमनीपोटेंट सिटी। लेकिन गाइस ये ओमनीपोटेंट सिटी है, ओलंपस नहीं है, यहाँ पे ज़्यूस रूल करते हैं। तो ये उसी जगह पे पहुंचे सारे के सारे ज़्यूस से मदद मांगने के लिए। तभी हम आगे फिर ये देखते हैं कि थॉर जब ज़्यूस से मदद मांगता है कि मुझे एक आर्मी बनानी है गॉर से लड़ने के लिए, ज़्यूस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि नेक्रो स्वॉर्ड के जरिए गॉड्स को मारा जा सकता है, एंड ज़्यूस मरना नहीं चाहता। और इसी की वजह से ओमनीपोटेंट सिटी में जितने भी गॉड्स मौजूद हैं वो कोई भी गॉड से नहीं लड़ना चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि थॉर इज ऑन हिज ओन, उसको खुद से लड़ना पड़ेगा गॉड से। इसी के बाद यहाँ पे एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब थॉर भी चाह के गॉड से जाके नहीं लड़ सकता क्योंकि ज़्यूस अलाउ नहीं करेगा। लेकिन असली सवाल उठता है कि ज़्यूस यहाँ पे थॉर को क्यों नहीं अलाउ नहीं करेगा? थॉर को जाके लड़ना है तो जाके लड़े, मरे, जो भी फर्क पड़ता है। एक्चुअली बात ये है, ओमनीपोटेंट सिटी की लोकेशन गॉर को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है ओमनीपोटेंट सिटी के बारे में। तो अगर थॉर आगे लड़ने के लिए जाता है गॉर से, तो गॉर नेक्रो स्वॉर्ड के जरिए उसको पावर्स मिली हुई है कि वो लोगों का दिल और दिमाग पढ़ सकता है। तो अगर थॉर के दिल और दिमाग पढ़ के उसको पता चलेगा कि ओमनीपोटेंट सिटी कहाँ है,
तो बाकी गॉड्स को जाके मार डालेगा। जितने भी गॉड्स हैं वो मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए ज़्यूस यहाँ पे अलाउ नहीं करता थॉर को कि वहां से वो निकले। यहाँ पे वॉल्कायरी का ऐसा मानना है कि अगर ज़्यूस की हमको थंडरबोल्ट मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी शक्तियां स्टॉर्म ब्रेकर की जितनी है और नेक्रोसॉर्ड जितनी है, तो गॉर से लड़ने में काफी पावरफुल रहेगी। अब यहीं पे होती है असली लड़ाई, ज़्यूस की पूरी आर्मी से यहाँ पे थॉर की पूरी टीम एक साथ लड़ती है एंड थंडरबोल्ट तो वो चुरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉर की जो बॉडी होती है वो उसके हाथों से चली जाती है। मतलब कॉर बॉडी में नहीं है, उसका दिमाग जिंदा है, लेकिन उसके बाद अब खुद का शरीर पे ताकत नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इस लड़ाई में हम आगे ये देखते हैं कि थॉर थंडरबोल्ट ज़्यूस की छाती फाड़ देता है, उसी को जाके मारता है एंड ऐसा लगता है कि ज़्यूस मर गया या मरने वाला है। और तभी फिर वल्कायरी थंडरबोल्ट को अपने साथ ले चलती है। इसी के बाद हमको यही पता चलता है कि कॉर्ग मरा नहीं है, लेकिन उसका जो बॉडी जो खत्म हो गई है वो विद टाइम अपनी बॉडी को रीग्रो कर सकता है। उसके बाद यही ताकत है, जैसे ग्रूट कर सकता है वैसे ही कॉर्ग भी अपनी बॉडी को फिर से जिंदा कर सकता है। और ज़्यूस के द्वारा हमको यही पता चला था कि दरअसल में गॉर जो है वो एटर्निटी के पास जाना चाहता है। एटर्निटी यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर पार्ट में है एंड जो भी इंसान वहां पे पहुंचेगा या फिर कोई भी एलियन, जो भी जीव जंतु है वो एटर्निटी के पास पहुंचेगा तो एटर्निटी उसकी कोई एक विश पूरी कर देगा एंड गॉर एटर्निटी के पास ही जाना चाहता है। और गॉर की जो विश है वो ये है कि जितने भी गॉड्स है वो उन सबको मार डालना चाहता है। फिल्म के एंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल एक्ट की तरफ। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पूरी टीम है थॉर की वो पहुंचे फाइनली शैडो रेल्म, जो कि काफी ब्लैक एंड व्हाइट सा एरिया है, बहुत ज्यादा डरावना है। और यहाँ पे गॉर और जितने बच्चे किडनैप किए सारे के सारे मौजूद हैं। और इसी बीच हमने ये भी देखा था कि थॉर और जेन फॉस्टर एक बार फिर से साथ में हैं। हम आगे ये भी देखते हैं कि गॉर को स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत है ताकि वो एटर्निटी के दरवाजे तक पहुंच सके। और जहाँ पे लड़ाई शुरू होती है तो हम इस लड़ाई में ये भी देखते हैं कि वो दोनों गोड जो हैं, टूथ gnasher और टूथ ग्राइंडर, ये भी इस लड़ाई के हिस्सेदार बनती हैं। इसी लड़ाई में होता ये है कि वल्कायरी को स्टैब कर देता है गॉर और उसको अब अर्थ पे वापस लेके जाने की जरूरत है ताकि उसको मेडिकल अटेंशन मिल पाए। और अभी वो बच्चों को नहीं बचा पाए, उनको अर्थ पे पहुंचना जरूरी था क्योंकि वल्कायरी को बचाने के लिए। अब होता ये है कि किस तरीके से गॉर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर चुरा लेता है और जो थॉर की पूरी टीम है वो अर्थ पे है और गॉर अभी भी शैडो रेल्म में है और उसके पास अब आ चुका है स्टॉर्म ब्रेकर और गॉर निकल चुका है गेट ऑफ एटर्निटी की तरफ। इसी के साथ थॉर को यही पता चलता है माइटी थॉर अपने आप को हील नहीं कर सकती कैंसर से, क्योंकि इसकी जो भी मॉर्टल स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी माइटी थॉर बनने में इस्तेमाल हो रही है। म्योनिर उसको हील कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को हील होने का मौका ही नहीं दे रही है क्योंकि वो माइटी थॉर बनने में बिजी है, थॉर की मदद करने में और गॉर से लड़ने में। और अगर जेन फॉस्टर फिर से एक बार माइटी थॉर बनती है तो वो शायद मर जाएगी। लेकिन असली बात यह है, चाहे जेन फॉस्टर माइटी थॉर बने या ना बने, उसको मरना तो वैसे भी है। अगर ह्यूमन फॉर्म में है तो भी वो मरेगी कैंसर से, अगर वो माइटी थॉर बनती है तो भी वो मरेगी, क्योंकि माइटी थॉर की मॉर्टैलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी स्ट्रेंथ उसमें इस्तेमाल हो रही है। और थॉर यहाँ पे माइटी थॉर से कहता है कि तुम अर्थ पे रुको, मैं जाता हूँ शैडो रेल्म, वहाँ पे बच्चों को बचाता हूँ और गॉर से भी लड़ता हूँ। जब थॉर शैडो रेल्म पहुंचता है, जो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो उनको थोड़ी शक्तियाँ देता है अपनी, ताकि वो साथ मिलके शैडो मॉन्स्टर से लड़ सकें। आसान भाषा में थॉर ने यहाँ पे जितने भी गॉड्स हैं उनसे पावर जरा बोरो करी, उनसे उधार मांगी और बच्चों में बांट दी ताकि बच्चे फॉर द टाइम बीइंग शैडो मॉन्स्टर से लड़ सकें। अब आगे होता है कि गॉर और थॉर में लड़ाई चल रही होती है एंड गॉर थॉर को ओवर पावर कर दे, यानी कि थॉर हार है लड़ाई में, वो मर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेन फॉस्टर एक बार फिर से माइटी थॉर बन के आती है वल्कायरी के घोड़े पे और यहाँ पे आके अटैक करती है। और इतने में थॉर यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है ताकि वो एटर्निटी का गेट ना खुल सके। लेकिन हम आगे ये देखते हैं कि एक्चुअली अब लेट हो चुका है एंड गेट ऑफ एटर्निटी खुल चुका है। अब आगे होता है कि थॉर और माइटी थॉर साथ में मिलके ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को तोड़ तो देते हैं, लेकिन वो जाके म्योनिर से मर्ज हो जाता है एंड जैसे जेन उसको पकड़ती है तो और ज्यादा वीक फील करती है। इतने हम तभी ये देखते हैं कि थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर एक्सेल को देता है ताकि वो बाकी बच्चों को न्यू एसगार्ड लेके जा सके। और थॉर इतने भागते पहुंचता है जेन फॉस्टर के पास क्योंकि जानता है क्योंकि अब जेन का वक्त आ चुका है और वह मरने वाली है। अब नेक्रोसॉर्ड सिंस खत्म हो चुकी है या फिर म्योनिर का मर्ज हो चुका है, तो हम यहाँ पे देखते हैं गेट ऑफ एटर्निटी खुल रहा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है गॉर और वो गेट ऑफ एटर्निटी की तरफ बढ़ता है। और गॉर के पीछे पीछे थॉर और जेन फॉस्टर ही पहुँचते हैं देखने के लिए आखिर रूम कि आखिर गेट ऑफ एटर्निटी के पीछे है क्या। थॉर यहाँ पे गॉर को समझाते हैं कि प्लीज़ जितने भी गॉड्स हैं उनको मत मारो, अगर तुमको तुम्हारी विश मिली है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो और इंस्टेड ऑफ किलिंग गॉड्स तुम अपनी बेटी को वापस बुला लो। और थॉर उससे आगे लड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि जेन मर रही है, वो अपना वक्त जेन के साथ बिताना चाहता है। गॉर और जेन दोनों वक्त चल रहे हैं। जेन अभी कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर वो कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में जाती है तो उसके बाद थोड़ा वक्त और हो जाएगा क्योंकि अभी उसको कैंसर से बैटल करनी है, तो उसका थोड़ा सा वक्त और है।
देखिए मरना तो उसका तय है। तो यहाँ पे जेन डिसाइड करती है कि इंस्टेड कि मैं हॉस्पिटल में रहूं, इससे बेटर ये है कि यहाँ मैं बच्चों की और थॉर की मदद करूं, वो ज़्यादा बेटर था। इसलिए यहाँ पे जेन फॉस्टर थॉर का साथ देने के लिए आई थी फाइनल बैटल में। गॉर फाइनल डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे गॉड्स को नहीं मारूंगा, यहाँ पे इंस्टेड में अपनी बेटी को वापस बुला लेता हूँ। लेकिन अब असली सवाल उठता है कि यहाँ पे गॉर तो मर जाएगा, यानी कि उसकी बेटी का जो फादर है गॉर मर जाएगा, तो फिर उसकी बेटी को पाल पोस के कौन बड़ा करेगा। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि थॉर उस बच्चे को साथ देगा, उसको बड़ा करेगा। जब गॉर की बेटी वापस जिंदा होकर आ रही थी, ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि थॉर यहाँ पे गुड बाय बोलता है जेन फॉस्टर को, और जेन फॉस्टर जैसे ओडिन की डेथ हुई थी वो हवा में उड़ गया था, सिमिलरली यहाँ पे जेन फॉस्टर की भी डेथ हो जाती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जेन फॉस्टर अब एक नॉर्स वॉरियर बन चुकी है रादर देन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फिल्म का बिल्कुल एंड में हम ये देखते हैं कि जितने बच्चे थे जिनको किडनैप किया था गॉड ने, वो अपनी फैमिली के साथ वापस आ चुके हैं न्यू एसगार्ड में, और वहीं पे वॉल्कायरी और सिथ यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो वॉरियर्स बने। थॉर और गॉर की बेटी अब दोनों साथ में रह रहे हैं। साथ में हमको यही पता चलता है गॉर की जो बेटी है उसके पास भी भगवान या फिर गॉड जैसी पावर्स हैं, क्योंकि उसको एटर्निटी से वापस लेके आया गया था, तो उसके पास भी गॉड लाइक पावर्स आ चुकी हैं। ऑल्सो एक फन फैक्ट, क्या आप लोगों को पता है जो गॉर की जिसने बेटी का रोल प्ले किया है वो एक्चुअली क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी है, और क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी बेटी का नाम इंडिया के ऊपर रखा है। इसकी बेटी का नाम है इंडिया हेम्सवर्थ। और उसी के साथ यहाँ पे गॉर की बेटी का एग्जैक्टली नाम कोई बताया नहीं गया, लेकिन उसको लव बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे लव एंड थंडर में लव गॉर की बेटी हुई। खैर फिर हम आगे ये देखते हैं कि थॉर और इसकी काइंड ऑफ बेटी है वो गॉर की बेटी भी उसी की बेटी हो गई। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वो एक रैंडम प्लैनेट में जाके बैटल में हिस्सा लेते हैं। और उसी के साथ साथ थॉर के पास अब म्योनिर भी है और स्टॉर्म ब्रेकर भी है, और यहीं पे लड़ते लड़ते ये फिल्म का एंड भी हो जाता है। अब बात करें दोस्तों फिल्म के मिड क्रेडिट सीन के बारे में। यहाँ पे दो सीन हमको देखने मिलेंगे, मिड क्रेडिट सीन और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि ज़्यूस जिंदा है, घायल है लेकिन वो जिंदा है, और वो अपने बेटे हरक्यूलियस को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो जाके थॉर को मारे। तो मतलब हरक्यूलियस हम जानते हैं कितना बड़ा कैरेक्टर है, वो फाइनली एमसीयू में यहाँ पे उसको एंट्री मिल गई है, एंड मे बी पॉसिबल कि हमको थॉर 5 देखने के लिए मिले। वैसे यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ ने एक जगह कंफर्म कर दिया था कि ये थॉर की लास्ट सोलो फिल्म है, मे बी फ्यूचर में ना आएगा। तो हो सकता है कोई साइड कैरेक्टर बन के हरक्यूलिस आए, फिर साइड कैरेक्टर बन के थॉर आए किसी सीक्रेट वॉर्स, एवेंजर्स फिल्म, एवेंजर्स 5, एवेंजर्स 6, यहाँ पे हमको शायद थॉर और हरक्यूलिस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जेन फॉस्टर पहुंच चुकी है वॉलहला। एक्चुअली ये काइंड ऑफ एक हेवन है नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस अगर मैं गलत हूँ तो वॉलहला में वहाँ पे पहुंचते हैं जेन फॉस्टर, एंड देखते हैं कि एक्चुअली काफ़ी खुश है, और उसका वेलकम करते हैं हेमडाल। हेमडाल भी वॉलहला में था क्योंकि वो मर चुका था, अब जेन फॉस्टर मर चुकी है। लेकिन गाइस कॉमिक्स में भी हुआ था कि जेन फॉस्टर मर गई थी, वॉलहला पहुंच गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बार फिर से माइटी थॉर बनती है एसगार्डिया को बचाने के लिए। एसगार्डिया कॉमिक बुक में नाम दिया गया है, जो कि एमसीयू में न्यू एसगार्ड है। तो फ्यूचर में पॉसिबल है कि जेन फॉस्टर भी हमको देखने के लिए मिले या ना भी मिले, तो कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि वो अपने पैराडाइज में पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ, हरक्यूलिस हमको देखने के लिए डेफिनेटली मिल ही रहा है। एंड दोस्तों यहीं पे फिल्म और ये दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाते हैं। अब बस एक चीज का मुझे बुरा ये लगा फिल्म को देख के कि गॉड द गॉड बुचा फ्यूचर में नहीं रहने वाला, क्योंकि इतना बढ़िया विलन था ये, और जैसे कि यहाँ पे क्रिश्चियन बेल ने पोर्ट्रे किया इसको, डेफिनेटली इसको 2-3 फिल्म तक खींच सकते थे, या फिर उसको मारते ही नहीं, वो साइड कैरेक्टर बन के आता, मारना नहीं चाहिए था। बहुत ज्यादा रश हो गया गौर को लेके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज कमेंट में आकर जरूर बताइए, एंड चेकआउट करिए मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज एंड मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी और पिंड कमेंट में भी है। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। Thank you so much. Take care. Bye.